नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ यज्ञ विद्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती 2026 में। आज हम बात करेंगे हिंदी के जो 23 अगस्त का पेपर था उसके सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस डिटेल वाइज, एक प्रश्न की व्याख्या सही जानेंगे। तो चलिए बिना समय जाए कि करते हैं प्रश्न की शुरुआत। और पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष आ रहा है, उसके लिए हो जाइए तैयार। वैसे जो 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी री एग्जाम की, उसमें शुरुआत में हिंदी का गद्यांश दिया जाता। तो गद्यांश कहां से दिया, कैसे दिया, देखिए कितना मजेदार है ना, कि आप सभी सुन के आश्चर्यचकित होंगे। झांसी की रानी जी के ऊपर लिखा हुआ है और इन्हीं के आधार पर पूरा गद्यांश का बहुत इजी वाला टॉपिक एक तरीके से दिया हुआ है। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता। दिए गए कविता के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। यानी कि ये कविता दी गई है और इसी में से आपके गद्यांश यानी कि बनाया गया इसको, और इसी से आपके 5 प्रश्न यहां से निकाले हुए, ये 114 से लगा करके 118 तक। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेल खूब शिकार किए उसने। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। यानी कि महाराष्ट्र की जो कुल देवी है, महाराष्ट्र में कुल देवी भवानी थी, वैसे ही झांसी की रानी की कुल देवी भी भवानी थी। बुंदेले हर बोल के मुंह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुने होगा, पढ़े होगा आप सभी ने बहुत अच्छे से। ये वीर रस प्रधानता से भरी हुई रचना है, याद रखिएगा। वीर वीर रस प्रधान रचना है और इस रचना के रचनाकार का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान। उन्हीं में से ये प्रश्न है। कवियत्री की अधिकांश रचना है सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण, धार्मिक। भैया जी देशभक्तिपूर्ण कौन सी होगी? देशभक्तिपूर्ण। जहां आपको देखने को मिलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवियत्री है। उनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का एक अनोखा स्वर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ता है। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिसका प्रभाव उनके लेखन में भी देखने को मिलता है। प्रमुख रचना में अगर देखें तो झांसी की रानी, जो कि वीरों की प्रधानता, वीरों का कैसा हो वसंत, ऐसी इनकी रचना है। दोनों प्रमुख है, याद रखना, झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत इसका। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। और आगे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। में मर्दानी शब्द का क्या अर्थ है? मर्दानी किसको डिनोट कर रहा है बताइए? वीरांगना, पुरुषों जैसी, पुरुषत्वान और लड़ाकू। तो देखिए, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इससे जो यानी कि लड़ना, वीरता, वीरता होगा, और वीर लड़ने के लिए वीर हो गया। और स्त्री होने के कारण उसे आंगना कहेंगे। क्या कहेंगे? आंगना। वीरता प्लस आंगना, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो वीरांगना बनेगा। क्या बनेगा? वीरांगना बनेगा, वीरांगना बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर वीरांगना। यहाँ पर ये तन आएगा, वीर प्लस ये तो। वीरता, मर्दानी का अर्थ होता है वीरता और साहस की भरी स्त्री को वीरांगना कहते हैं। कविता में रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और युद्ध कौशल को दर्शाने के लिए इस जो
कविता में इस शब्द का प्रयोग बढ़ चढ़ के हुआ। उन्होंने पुरुषों की भांति युद्ध में भूमिका निभाई और अदम्य साहस का परिचय देकर के भारत में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के प्रयास किए, लड़ते रहे। चलिए आगे देखते हैं। उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? झांसी की रानी, 1857 का गदर, अंग्रेजों का आक्रमण, महाराष्ट्र की कुल देवी। पद्यांश का शीर्षक झांसी की रानी हो सकता है, याद रखना, झांसी की रानी। इस पद्यांश जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है, झांसी की रानी से लिया गया है और ये इसका शीर्षक है। पद्यांश की जो अंतिम पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी ही थी, इस स्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि इसका मुख्य विषय क्या है, किसकी ओर इंगित कर रही है, किसको दिखाने का प्रयास है। अब आपके समक्ष यहाँ पर इंडिया का मैप, भारत का मानचित्र देख रहा है। भारत के मानचित्र में यह है उत्तर प्रदेश, यह है उत्तर प्रदेश वाला इलाका। इस उत्तर प्रदेश में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है उत्तर प्रदेश, जहां पर झांसी इस तरीके से बिल्कुल नीचे दिखाई दे रही होगी। ये पूरा मध्य प्रदेश के नजदीक अंदर घुसा हुआ है, बॉर्डर पर स्थित है। उस वाले क्षेत्र में झांसी है, वहां के ऊपर ये कहानी लिखी हुई है। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न 117वां क्या कहता है? इस कविता की कवियत्री का नाम क्या है? बार बार पढ़ा हमने, सुभद्रा कुमारी चौहान इस कविता की कवियत्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 से लगा करके 1948 तक हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका के रूप में कार्य किया इन्होंने। यह कविता उनके काव्य का जो संग्रह मुकुल है उसमें प्रकाशित हुई थी, उसमें संकलित हुई थी। यानी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस बात की जो रचना, ये कविता जो है, ये किसमें प्रकाशित हुई? तो यह मुकुल में प्रकाशित हुई। वे वीर रस की एकमात्र ऐसी कवियत्री है जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना को स्वर के रूप में उकेरा है। याद रखना, वीर रस प्रधान रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। आगे देखिए, इनका जन्म जो हुआ वो कहाँ हुआ? प्रयागराज में हुआ। और इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में, भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ स्वतंत्रता के लिए, गांधी जी के द्वारा किया गया था नेतृत्व, उसमें इन्होंने साथ दिया, साथ में खड़े। और 1930 में इनकी काव्य संग्रह का प्रकाशन होता है, उसका नाम है मुकुल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? तो इस कविता में जो प्रयोग हुआ वह वीर रस है। याद रखना, जो इस कविता में युद्ध की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है, उत्साह का वर्णन हो रहा है, अतः यहाँ पर वीर रस होगा। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब काव्य में उमंग, जोश, पराक्रम का वर्णन हो तो वहां पर वीर रस होता है। वीर रस का उत्साह, श्रृंगार का रति, करुण का शोक और रौद्र का क्रोध, ये स्थायी भाव है। जो चारों विकल्प का हमने डिस्कशन भी कर लिया। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुरनी, विधवा, विधुरी या जो विधुराइन? विधुर का स्त्रीलिंग तो यहां पर आपका क्या आएगा? विधवा आएगा। विधुर किसे कहेंगे? तो वह पुरुष, ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी का मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। किसकी? ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो जाए उसे क्या कहेंगे? विधुर कहेंगे। ठीक है, और ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो जाए उसे क्या कहेंगे? विधवा कहेंगे। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके। विधवा वह स्त्री जिसके पति की मृत्यु हो गई हो, उसे विधवा कहते हैं। साधु का साध्वी बनेगा स्त्रीलिंग, साधु पुरुष पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग साध्वी बनेगा। विद्वान का विदुषी बनेगा, विद्वान पुरुष को कहेंगे और विदुषी महिला को कहेंगे, जो ज्ञान को जानता है, जो ज्ञानी है उसके लिए। नेता का नेत्री बनेगा, नेता का नेत्री बनेगा। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का
विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। पूर्ण विराम प्रयोग कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, उपकार चिन्ह और कोष्टक। थोड़ी इस प्रश्न में गड़बड़ दिख रही है, लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो तुम कब आओगे और कब शब्द हमें प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर डिनोट कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पूर्ण विराम है, ये विस्मयादि बोधक है और ये अर्ध विराम है। ये चिन्ह याद रखना। तुम कब आओगे उसमें इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हालांकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक ये भी है, ये मात्रा की ज्यादा नहीं, ठीक है। तुम कब आओगे, ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा और उसका हमने प्रयोग करना। अगला जो आपके समक्ष प्रश्न है 121, 1987 में मगध यानी कि कविता के लिए, मगध पर लिखी हुई कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया। मगध नाम से एक कविता लिखी गई है, उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो वह किसे दिया गया। निर्मल को, श्रीकांत को, त्रिलोचन को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो यह है आपका श्रीकांत जो वर्मा है, उनको उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह मगध के लिए यह पुरस्कार दिया गया। उनको यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला था, यानी कि उनकी डेथ हो गई, उसके बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें दिया गया था। अन्य प्रमुख रचनाओं में जल सागर, मर्यादा, माया दर्पण और भटकाक मेघ, दिन का आरंभ हो रहा है। तो यहाँ पर श्रीकांत की रचना का भी डिस्कशन हमने कर लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण किसे कहेंगे, जो विशेषता बताएं। तो कौन बता रहा है विशेषता, देखिए, मौन, ओछा, निपट, चुपचाप। अरे चुपचाप रहो ना, तुम अपना काम करो ना, ऐसे। तो यहाँ पर मौन रहना क्या है, जो बिल्कुल बोल नहीं रहा हो, विशेषता ये। विशेषण और क्रिया विशेषण देखिए जरा, यहाँ पर शब्द विशेषण में एक तो विशेषण होता है और एक क्रिया विशेषण होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब इंग्लिश में। जो विशेषण है वह मौन यानी कि गुण को दिखाएगा। जो यहाँ 4 शब्द दिए उसमें से गुणवाचक विशेषण मौन है। और ओछा बोल, ऐसे जो खराब बोल रहा हो या ओछा बोल रहा हो, उसे भी गुणवाचक विशेषण में रखा जाता है। जबकि क्रिया विशेषण में निपट जो है क्रिया विशेषण है, क्रिया के साथ में विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, जोर देने वाला है। चुपचाप रहो एक रीति का पालन कर रहे हैं कि चुप रह करके क्या करो, अपनी पढ़ाई करो। नोट, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहा जाता है। यह बात तो आपको याद होगा ही, ठीक है। अवयव के कितने भेद हैं, 3, 4, 5, 6। अवयव के कितने भेद हैं, तो अवयव के 4 भेद हैं। अब वो चारों भेद कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिए। अवयव के भेद में पहला जो मिलेगा आपको वह है क्रिया विशेषण। कौन सा मिलेगा, क्रिया विशेषण। दूसरा जो मिलेगा वह संबंध बोधक, पहले क्रिया की विशेषता बताएगा, इसके बाद संबंध दिखाएगा, उसके बाद समुदाय को बनाएगा, और जैसे समुच्चय बोधक बनेगा उसके बाद में आश्चर्य उत्पन्न करेगा, विस्मयादि बोधक आ जाएगा। अगर अवयव की परिभाषा की बात कर लें तो अवयव की परिभाषा है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन ना हो उन्हें अवयव कहते हैं या अविकारी कहते हैं, क्योंकि विकारी में परिवर्तन होता है। बात क्लियर होगी, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए भाई, ऋषि जी आ गए, ऋषि मुनि आ रहे हैं, नमस्कार कर लो सभी, आशीर्वाद ले लो ऋषि मुनि जी से। रि वर्ण का उच्चारण स्थान है, क्या है, दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। तो रि वर्ण का उच्चारण स्थान अगर देखें आप तो वह मिलेगा आपको मूर्धा, री री री। तो री के लिए जीवा कहां जा रही है, मूर्धा में जाकर टिक रही है। जो री है वह री टुरशाण मूर्धा नामक स्थान से इसका जो इसका सूत्र है वहां से उच्चारण होता है।
ये जो दिखाई दे रहा है हमारा मुंह का ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर ये जीवा टिका रही है। तो यहाँ पर उच्चारण के लिए जीवा पूरी री ऊपर जाकर टिक गई, मुड़ी हुई है, यहाँ से मुड़ी हुई है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, त र श, ये सब अलग हैं। यह याद रखना मूलतः जो आपके समक्ष है, पहले री, फिर ट, फिर र दिया और फिर श दिया, ये आपके जो सब, इसमें री आपका मुर्दा में। आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हाँ ठीक है भाई, काव्य के जो शोभा बढ़ाने वाले जितने भी शब्द हैं या धर्म हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। बात तो सही है, अलंकार काव्य की क्या करता है? शोभा बढ़ाता है। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म का क्या अर्थ है? जो धर्म शब्द है उसका क्या अर्थ है? मजहब, गुण, सत्कर्म या कर्तव्य। अच्छा ये बताइए, काव्य के शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या गुणों या शब्दों को क्या कहेंगे हम? अलंकार कहेंगे। तो कौन सा आंसर सही होगा? गुण यहां पर सही हो जाएगा। अब ये जो परिभाषा लिखी है, ये परिभाषा किसने लिखी, ये भी हम डिस्कशन कर लें। तो ये परिभाषा जो जिसने लिखी है उसका नाम है आचार्य दंडी, जो संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र के। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण पहनना, साज सज्जा करना, जैसे आपको इस क्लास में साज सज्जा हुई दिख रही है। अर्थ है गुण, गुण और अर्थात काव्य के वे गुण जो उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। ये धर्म शब्द का प्रयोग आचार्य दंडी की परिभाषा में होता है। अगला प्रश्न, कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन, वन, विहिप, पुष्प, अरण्य। तो कारण अरण्य जो है वह कानन का क्या मिलेगा? पर्यायवाची मिलेगा, अरण्य। महत्वपूर्ण पर्यायवाची में देखिए, कानन का जंगल भी होता है, अरण्य होता है, वन होता है, विहिप होता है, कांतर होता है और अट भी होता है। परीक्षा में जो आपको यहाँ पर जो पूछा गया है वो पर्यायवाची अगर देखें तो विहिप है। इसके बाद में जो आपको दिया गया है विहिप, वन, अरण्य तीनों दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न में सुधार करने की आवश्यकता ये है कि कानन का पर्यायवाची शब्द नहीं, निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं वाला पूछा होगा और उस हिसाब से मानना चाहिए था इनको। पुष्प यहाँ पर लिखा नहीं क्योंकि फूल को कहते हैं, ऐसे में ये हो सकता है, लेकिन परीक्षा में इसको माना, किसको? अरण्य को माना है। अरण्य इसका उत्तर राइट माना गया। इस लहजा से इन्होंने किस आधार पर, या यहाँ पर्यायवाची ना पूछ करके कानन का शायद तत्सम रूप पूछ लिया हो, क्योंकि तत्सम जो होता है आनंद कानन का वह अरण्य होता है। ये भी इसके संभावना बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं। कृता जो लिखा हुआ है, कृता अकृत, कृत अकृत में कौन सा समास है? कृताकृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्यय भाव, कर्मधारय और दिगु। तो यहां मिलेगा आपको कर्मधारय। कृत प्लस अकृत, जो कि पहला कृत है वह किया हुआ है और दूसरा अकृत वे किया हुआ, अधूरा, नहीं किया, काम आधा है, अभी आपने पढ़ाई नहीं की है, अब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, इस तरीके से कृत अकृत ऐसा। तो यहां पर नियम क्या है? विशेषण और उभय पद कर्मधारय समास का नियम है। जब दोनों पद विशेषण हो और एक ही कर्म के गुण को बता रहे हो तो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय विशेषण होगा। जैसे शीतोष्ण, शीत भी मतलब ठंडा भी है, उष्ण यानी कि गर्म भी है, खट्टा मीठा, खट्टा भी है, मीठा भी है, कार्य किया भी और नहीं भी किया, कृत अकृत, कार्य किया और नहीं किया। अगला जो आपके समक्ष है प्रश्न वह है 128। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो कृत्यवाच्य का प्रयोग हुआ है छात्रों द्वारा सजावट की गई? मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। कृत्यवाच्य, कृत्य मतलब अभी चल रहा है, तो वहां पर आएगा मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। विकल्प नंबर 4 करेक्ट होगा, क्योंकि कृत्य में क्या होता है? क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही हो, मतलब कर्ता क्या कर रहा है उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा, पढ़ रहा है। कर्म, कर्म में क्या होगा? द्वारा, मतलब कार्य कर लिया गया या किससे कार्य करवा रहा है।
एक और तीन छात्र नागरिकों द्वारा ऐसा कुछ भाववाच्य असमर्थता से प्रयोग होना या से का प्रयोग होना। मजदूर से काम नहीं हो रहा है, मजदूर से काम नहीं हो रहा है, या मालिक से सैलरी देने को नहीं बन रही है, तो ऐसा कार्य जो बन रहा है भाव को दिखा रहा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत, रंगत, मेहनत और आहार। तो यहां जो आपको मिलेगा वह क्या है, पुल्लिंग पूछा गया है। चाहत, रंगत, मेहनत और आहार, तो यहां पर आहार जो है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। चाहत, मेरी चाहत है, तो मेरी क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। रंगत, अच्छे रंगत है, स्त्रीलिंग है। कड़ी मेहनत करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगा, स्त्रीलिंग हो गया। अच्छा खाना है, अच्छा आहार है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। शब्द के आगे अच्छा या अच्छी या मेरा, मेरी लगाकर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आपका स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। माघ फागुन, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताइए। मैंने वैसे सभी का डायग्राम बना लिया है, लेकिन आप देखिए माघ और फागुन, शिशिर, शिरोधाया, सुग्रीव और ग्रीष्म। देखिए पहले हम वो डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर लगाएंगे। डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, यहां जो लिखा हुआ है उसमें से शिशिर का जो होता है वह माघ और फागुन, माघ महीना और फागुन का जो महीना है उसके बीच में जो माह होता है उसे शिशिर कहा जाता है। चैत्र और वैशाख का जो महीना है उसके बीच के मंथ को वसंत कहा जाता है। ज्येष्ठ और आषाढ़, जिसे हम जेठ कहते हैं, ज्येष्ठ की बजाय जेठ कहते हैं आम भाषा में, जेठ और आषाढ़ के बीच में जो होता है वह समर यानी कि ग्रीष्म कालीन होता है। और सावन और भादो, सावन और भादो के बीच वाला जो मंथ है उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्षा ऋतु, मानसून, याद रखना। तो यहां पर अब हमसे पूछा किसका था, माघ और फागुन का पूछा था, तो इसका आंसर क्या बनेगा, माघ और फागुन में कौन सा आएगा, माघ और फागुन बताइए। माघ और फागुन जो पहले से लिखा है शिशिर, याद रखना, ठीक है। दो विकल्प और थे, सुग्रीव और ग्रीष्म। तो ग्रीष्म का तो क्या हो जाएगा, गर्मी का महीना, ग्रीष्म का अर्थ गर्मी होता है। और सुग्रीव कौन थे, रामायण के एक पात्र हैं, यह भी बात विदित होना चाहिए। अभिज्ञ शब्द का समभिन्न अर्थ क्या होगा, अभिज्ञ का समान अर्थ देने वाला। जो अभिज्ञ यानी कि जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है। मूर्ख, जानकार, स्पर्धा, विशेषज्ञ, तो यहां पर जानकार, अभिज्ञ, अरे सॉरी, अभिज्ञ का अर्थ होता है जिसको ज्ञान है। अनभिज्ञ लिखा होता, अगर यहाँ अनभिज्ञ लिखा होता, अनभिज्ञ इसका अपोजिट होता अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, तो यानी कि जिसको ज्ञान नहीं, उसका अर्थ क्या हो गया, अनभिज्ञ। जिसको ज्ञान ना हो, और जिसको ज्ञान हो उसको क्या कहेंगे, अभिज्ञ। जिसको ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द में अभिज्ञ कहेंगे। तो यहां पर जानकार यानी कि जिसको ज्ञान है, जिसको जानकारी है, उसके लिए भी यह शब्द होता है। जानकार व्यक्ति के लिए जानकार का विलोम है, उसका पर्यायवाची है अभिज्ञ। यहां ज्ञान शब्द जो मैंने लिखा है वह किसी विषय का ज्ञान नहीं, बल्कि कुछ जानकारी है, उसके बारे में कोई नियम अगर आए उसके बारे में उसको जानकारी है, उसको इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में प्रयोग हुआ है। अनभिज्ञ अनजान को और अज्ञ को मूर्ख कहते हैं, अज्ञ को मूर्ख कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है, चेप की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, डॉक्टर देवराज नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो यहां पर आपका आएगा भीष्म साहनी, ये तो आसान है। जो भीष्म साहनी का एक और उपन्यास है तमस, जो कि पाकिस्तान और भारत विभाजन पर लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान विभाजन। चीफ की दावत मिडिल कास्ट पर, जो उसकी साइकोलॉजी है, सोचने समझने की, उनके ऊपर लिखा है। और दुष्यंत कुमार की रचना में अगर देखें तो साये में धूप है, यह प्रश्न पूछा जाता है, साये में धूप किसकी रचना है,
तो साये में धूप जो रचना है यह दुष्यंत कुमार की है, याद रखना। नई कहानी जो मूवमेंट है, नई कहानी का नेतृत्व करने वाला, नई कहानी आंदोलन जो है उसके रचनाकार में अग्रणी है राजेंद्र प्रसाद। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? अर्धविराम, अर्धविराम देखिए ये पूर्ण है, ये कोमा है, और इसके पहले कौन सा आएगा? अर्धविराम आएगा। इस तरीके का चिन्ह कहां दिख रहा है? अर्धविराम चिन्ह यहाँ है। तो यहाँ पर अर्धविराम चिन्ह मैंने आपको बता ही दिया। ये अल्प विराम हो गया, ये पूर्ण विराम या डॉट दिख जाए तब भी क्या है? पूर्ण विराम है। और ये नीचे एक ऐसा के नीचे डॉट लगा दे, लाइन खड़ी पाई, यानी पूर्ण विराम के नीचे डॉट लगा दे तो वह विस्मय आदि बोधक चिन्ह बन जाएगा। इति 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 शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। समाप्ति और बाधा, तैयार, दानवीर, ऋण, ठीक, भोगना या जल। इति सिद्धम, इति सिद्धम का क्या होता है? समाप्ति की तरफ जाता है। आगे पीछे अपना हो रहा चल रहा है, थोड़ा ये कीजिएगा। जो इति है छोटी ई वाला, वह इसका मतलब होता है इति समाप्तम। तो इति सिद्धम, कोई भी करता है ना कार्य, तो इति सिद्धम सिद्ध हो गया, तो इति यानी कि समाप्त, एंड कर देना, इसका अर्थ होता है इति सिद्धम लिख रखा है यहाँ पर, दोनों बार याद रखना। और इति का अर्थ होता है बाधा या कोई आपदा आ जाना। इति सिद्ध वाला, इति यानी कि समाप्ति, और इति जो है वह बाधा या आपदा को डिनोट करता है। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूं, मैं गाने का अभ्यास करता हूं, मैं गाने का शौक कर रहा हूं, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। तो यहां पर आप मैं गाने का अभ्यास करता हूं, यह सही है। कसरत या व्यायाम शरीर के लिए आवश्यक है, और अभ्यास या रिवाज जो हमारे संगीत विद्या के लिए आवश्यक होता है, और शौक यानी कि जो रखना होता है, आपकी हॉबीज होती है, उसके लिए यहां पर प्रयोग हुआ है। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? अभय उभय, अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या है? निर्भय, दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों, या निर्भय। अभय उभय, तो यहां पर निर्भय और दोनों। जो अभय है वह अ यानी कि नहीं, और भय यानी कि डर, जिसे डर ना हो उसे अभय कहेंगे। और उभय जो दोनों में हो, कॉमन हो, जो दोनों का उच्चारण कर रहे हो, जिसे उभयचर कहते हैं सामान्यतः, जो दोनों में हो उसे उभयचर कहते हैं। तो यहां पर हमारे सामने जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर होगा। हवा और अग्नि जो है वह अनिल और अनल का है, ये याद रखना है, पूछा था। हवा अग्नि, अनल अग्नि है, ठीक। ये और यहां इसका बना रखा अलग से, रिटर्न वही बात लिखी हुई है। चलिए 137, अंधेर नगरी का अर्थ है राजविहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहां अंधेरा हो, सुनसान जगह। बताइए अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी जो है इसका अर्थ है अन्याय की जगह, जहां न्याय प्राप्त न हो उसे अंधेर नगरी कहा जाता है। जहां धांधली का बोलबाला हो, जहां कोई नियम कानून न हो, वहां पर क्या होगा? अन्याय होगा। और जब ये नहीं है तो वह अंधेर नगरी है। यह मुहावरा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सुप्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा से प्रचलित है। और अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी वही लिखी गई है जहां नियमों का कोई बोलबाला नहीं है, बल्कि एक जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसके बारे में यहां पर लिखी हुई रचना। वाक्य में प्रयोग करके देखिए। उस कार्यालय में तो अंधेर नगरी चली, जहां पर मची हुई है, कोई काम समय पर नहीं होता है, धांधली बहुत होती है, ऐसी बात है। कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है चमक तेज, चमक थकावट, उलट फेर थकावट, थकावट चमक। बताइए कौन सा से सही होगा? तो यहां पर जो आपको राइट आंसर मिलेगा वह है आपका चमक और थकावट। कांति का अर्थ है आभा, चमक कैसी है? अरे आपकी आभा, आपकी सुंदरता जिसको कहते हैं हम, वह चमक, उसके बारे में। चमक द्योति, बिजली की चमक,
बिजली की आभा है, उजाला है, बिजली की तरह आप आपका आभा है, वहां पर प्रयोग। द्युति, क्लांति में क्या होगा, थकावट, अरे यार आज तो बहुत थकावट हो रही है, आज तो रेस्ट कर लेना चाहिए, अब तो नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मन होता है ना आपका, वही क्लांति उत्पन्न होना। क्लांति में एक आधा है जो कि कष्ट यानी कि क्लेश या थकान को जैसा भाव प्रकट करवाता है। आधि व्याधि शब्द युग्म में आधि का जो अर्थ है, आधि, ध्यान देना, आधि नहीं बोल रहा हूं, आधि है, धनुष है। अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका अर्थ कौन सा है, मानसिक कष्ट, चमक और थकावट, उलट फेर थकावट, थकावट चमक। तो यहां पर मानसिक कष्ट देना, आधी जो शब्द हैं वो मानसिक रूप से, दिमागी रूप से क्या है, पीड़ित है, चिंता सता रही, बहुत बहुत सारा टेंशन अंदर चल रहा है, उसके लिए होता है आधी, आधी नहीं, दोनों नाम भी याद रखना, एक में धन द है, या आधी मतलब कि बहुत सारी वस्तुएं उनका आधी दिखा रहा है, एंड कर रहे हैं, लेकिन ये आधी है, धनुष है। व्याधि जो शारीरिक रोग या कष्ट को डिनोट करता हो, वह शारीरिक रूप से कष्ट मिला हुआ है, दर्द मिला हुआ है, रोग है, बीमार है, उसे व्याधि कहेंगे, और जो मानसिक रूप से पीड़ित उसे आधी कहेंगे। ये बात याद रखना, जो आ है वह आत्मा यानी कि मन को दिखाता है, और वह जो व्या है वो व्यायाम यानी कि शरीर को दिखाता है। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है, नासिक के दंत्य मूर्धन्य तालव्य, बताइए जल्दी, गर्दा उड़ाइए, गर्दा, सभी के सभी प्रश्नों को उड़ाते चलिए अब तो, क्योंकि ये करा चुका हूं। जो दंत्य है ये दांत है आपके, यहां से आप क्या कर रहे हैं भाई, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण पूछा है बताइए, तो ये त वर्ग के है ना, सही है। जो त में ये लिरी यहां पर गलत लिखा हुआ है, जो लिरी है इसका भी त वर्ग के साथ आए, लिरी, तू, ऋतु यानी कि त वर्ग यहां पर आएगा, ल आएगा और स, तो दंत्या दंत से बोलने वाले शब्द है, स ये भी दांत से, क वर्ग कंठ से बोलेंगे, च वर्ग तालव से बोलेंगे, तालव्य से, और त वर्ग मूर्धन्य से बोला जाता है। जो त वर्ग है वह दंत है, यानी कि प जो वर्ग है वह ओष्ठ है, प वर्ग क्या है, ओष्ठ होता है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है, परिमाणवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कराया, इसी क्लास में अभी अवयव बताएं, अवयव के प्रकार, वहां उदाहरण भी दिए थे, बताइए जल्दी। तो यहां पर आपको मिलेगा कारणवाचक, क्यों भाई, वह लाचार क्यों है, क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति अंधा है, इसलिए वो किसी न किसी का सहारा लेकर ही जा सकता है कहीं भी, तो सहयोग की आवश्यकता है, बिना सहयोग के वो कार्य नहीं कर पाएगा। कारण हो गया रीजन, परिणाम, क्योंकि शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ता है और पहले वाक्य का कारण बता रहा है, इसलिए यहां पर कारणवाचक समुच्चय बोधक अवयव बनेगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, क्या मजेदार है ना, अलंकार है भाई, अलंकार। अब आपको बताना है कि यहाँ कौन सा अलंकार है। बिनु कर्म, बिनु पग चले, बिना पांव के व्यक्ति कैसे चल सकता है भला, ये बताइए, पर व्यक्ति चल रहा है, और बिनु कर्म यानी कि बिना सुने क्या कर रहा है, सुनाई भी दे रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, और कर्म कोई काम नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो सारी एग्जाम में टॉप कर जा रहा है, कैसे कर जा रहा है, ये भी सवाल उठता है। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है कौन सा, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, विभावना अलंकार। यहां पर विभावना अलंकार निकल के आएगा, जहां कारण के बिना ही कर्म यानी कि इफेक्ट हो जाए, वहां क्या होगा, वहां पर विभावना अलंकार होगा। बिनु पग चले यानी कि बिना पैर के, यानी कि कारण बताना है कि बिना पैर के चलता है, बिना पैर के भी कार्य कर रहा है, तो कारण हो गया ना। सुने बिनु काना, कान के बिना सुन कैसे सकता है, लेकिन फिर भी सुन रहा है ना। कर्म नहीं कर रहा है, कोई कर्म करता ही नहीं है, फिर भी उसके बिना हाथ के काम करना, कोई कर्म नहीं कर रहा है फिर भी, ठीक है। तो इस वाले का क्या होगा, विकल्प नंबर 4 सही है, 143 143 लगाइए।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सिनेमा, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य। ज्ञानपीठ। देखिए तो यहां पर आपको मिलेगा साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानी जो होंगे वो कहां मिलेंगे? साहित्य में मिलेंगे। बस इतना सा याद रखिए। ज्ञानी कहां मिलेंगे? साहित्य में मिलेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहां मिलेगा? साहित्य के सेक्टर में मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पुरस्कार है और यह संविधान की 8वीं सूची में जो भाषाएं वर्णित हैं 22, कितनी? 22 भाषाएं, और साथ ही अंग्रेजी साहित्य के लिए इनको प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। स्थापना 1961 1961 में इसकी यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की गई है। प्रथम विजेता, सबसे पहले यह पुरस्कार मलयालम भाषा के साहित्यिक रचनाकार जी शंकर कुरुप को दिया गया। हिंदी के प्रथम विजेता, हिंदी साहित्य के सबसे पहले साहित्य अकादमी सम्मान पाने वाले साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत, और इन्होंने जो रचना लिखी थी वह चिदम्बरा के ऊपर लिखी हुई रचना है। उनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दवाइयां शब्द का सही बहुवचन क्या है? अरे बहुआ यानी कि हमारे गऊ की बहुरिया होती वो नहीं, बहुरिया वाला नहीं। यहां आपसे शब्द पूछा जा रहा है। शब्द बताइए, शब्द बहुवचन वाला विकल्प चुनिए। दवाइयां। देखिए यहां पर दवाइयां, दवाएं, दवाइयां या दवाइयां। अच्छा भाई, विकल्प नंबर 4 और ओहो हो गड़बड़ा गया। आपके समक्ष यहां पर विकल्प 1 हटेगा, और वो कौन सा हटाया जरा मैं हटा देता हूं, रुकिए। ये गलत है, ये गलती से टाइप हुआ भाई, ये गलती से टाइप कैसे हो गया? देखिए जरा, गलती से टाइप ऐसे हुआ कि ये एक यहाँ टाइप था सही, दूसरा टाइप ये करना था ये इस तरीके से। तो अब याद रखना, अगर आंसर में 1 लग रहा हो तो इसका मतलब वो ये वाला दिख रहा था जो कि हमने रिमूव कर दिया। तो हमारे सामने क्या आएगा? विकल्प नंबर 4 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे हमने कर डाला है, हमने करतूतें कर दी हैं। तो इन करतूतों का विचार करेंगे। कौन सी करतूत की भाई? देखते हैं। दवाइयां में जो विकल्प 2 था, दवाइयां, यानी कि हमारा विकल्प 4 हो जाएगा। यहां पर ये मैं पीडीएफ दे रहा हूं, उसमें सही कर देना। देखिए विकल्प 4, ये बात याद रखना। कौन सा है? 4। ये जो 4 लिखा हुआ इसकी बात हो गई। तो यहां पर दवाई में जब ई दीर्घ है, ध्यान देना, दीर्घ ई होते हुए ह्रस्व में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हमें यहां प्रत्यय जोड़ना है। यहां प्रत्यय जोड़ेंगे तो अया जुड़ता है, उसमें क्या जुड़ता है? अया प्रत्यय जुड़ता है। जब अया प्रत्यय दवाई में जोड़ेंगे और अया को जोड़ने से पहले जो स्वर दिया गया है वह क्या होगा? अपना रूप छोटा कर लेगा। क्या कर लेगा? छोटा रूप कर लेगा। तो यहां पर बड़ा क्या है? दवाई में ई बड़ा है, लेकिन जब इसका शुद्ध होगा तो दवाई छोटे में धारण हो जाएगा, ह्रस्व बन जाएगा, क्योंकि यहां पर यहां प्रत्यय लग गया है, इसलिए ई छोटा होगा। नियम है, जब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में यहां जोड़ करके बहुवचन बनाया जाए तो वहां पर अंत में, लास्ट में जो स्वर है वह अपना रूप बदल करके छोटा रूप धारण कर लेता है। याद रखना, जैसे नदी से नदियां बनेगी, लड़की से लड़कियां बनेगी, साड़ी से क्या बनेगी भाई? साड़ियां बनेगी। क्या बनेगी? साड़ियां बनेगी। याद रखना। अब मेरे साथियों एक बात ध्यान दीजिए, आप मार्केट में कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा दवाई या मेडिकल पर ऐसे लिखा होता है, बड़ी लिखी, सबके सब अशुद्ध हैं। सभी जगह क्या आना चाहिए? छोटा ई आना चाहिए। नियम यही कहता है, क्योंकि यहां प्रत्यय लग गया है, और जब यहां प्रत्यय लगता है तो वो क्या करता है? जो एक ए है यानी कि आई वाला, वह अपने पास लेकर आता है ये बिंदियों के साथ। जब ये यहां ले आता है
तो ये क्या करेगा, एक जो ई है वो छोटी हो जाएगी, इसलिए याद रखना छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, वर्णमाला किसे कहते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। स्वरों को नहीं, देखिए वर्णमाला को पहले समझ लीजिए आप, वर्णमाला किसे कहते हैं। वैसे तो प्रश्न इजी है, बहुत इजी प्रश्न है ना, लेकिन फिर भी समझ लीजिए भाई, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित 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 समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, वर्णों का व्यवस्थित समूह का डिस्कशन हमने कर डाला भाई, हो गया काम, तमाम हो गया, सबका निपटारा हो गया। लेकिन बात एक यहां ये है कि ये व्यवस्थित समूह क्या केवल हिंदी में होते हैं? नहीं, अंग्रेजी में भी होगा, मलयालम में भी होगा, उर्दू में भी होगा, रशियन में भी होगा, जितनी भी साहित्य, जितनी भी भाषाएं, उनका अपना ग्रामर होता है, उसका अपनी वर्णमाला होती है, वह सभी अपने नियमों को, अपनी भाषा के नियमों को फॉलो करते हुए वर्णमाला को बनाया गया है। अब उस वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर एक के बाद एक आएगा। जैसे व्यवस्थित समूह बोले तो क है, ख है, ग है, घ है और अंग्या। यहां पर ये व्यवस्थित लिखा है, इसका च वर्ग व्यवस्थित आएगा, फिर ट आएगा, इस तरीके से एक के बाद एक व्यवस्थित रूप में आएगा। इससे पहले व्यंजनों से पहले क्या आएगा, स्वर आएगा, अ आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई, ई, उ, री, आगे से कंटिन्यू सारे स्वर आएंगे 11 और 2 अयोग हुआ, फिर आएगा आपका व्यंजन। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने पहले भैया मुझे तो पहले अम और अह का प्रयोग करना है, फिर मैं लिख दूं ई, फिर लिख दूं मैं री, फिर लिखा मैं आ और अ। अब ये पूरा क्या हो रहा है, अव्यवस्थित हो रहा है, व्यवस्थित नहीं है। लिखा ये भी है, वर्ण तो ये भी लिखे हुए हैं, लेकिन अव्यवस्थित लिखे हुए हैं, ये अव्यवस्थित वाला है, तो ये परिभाषा नहीं बनेगी। परिभाषा ये होगी कि व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए हैं, उन्हें वर्णों के व्यवस्थित समूह को, उसे ही क्या कहेंगे, वर्णमाला कहते हैं। यहां हालांकि मैंने पूरी लिख रखी है, ध्यान से सुनिएगा। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, पहले व्यवस्थित शब्द ही पूछता था, लेकिन अगर आपसे पूछ ले क्रमबद्ध रूप भी अगर पूछ ले विकल्प में जोड़ दे तो घबराइएगा मत। केवल वर्णों का समूह काफी नहीं है, केवल वर्णों का समूह से काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होना ही आवश्यक शर्त है वर्णमाला की। अब हिंदी में स्वर कितने हैं, 11 हैं, और दो क्या हैं, अयोगवाह है। क्या है भाई, अयोगवाह है। इसके बाद में व्यंजन कितने हैं, तो 33 हैं, 33 व्यंजन ये होंगे, 33 और 11 कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। अब टोटल वर्ण कितना है, 52 है। देखिए एक बात याद रखिएगा, पहले 52 थे, लेकिन 2024 के बाद से, हालांकि ना अभी बहुत सारी साइट पे, गवर्नमेंट की साइट पर अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ साइट पर अपडेट आ चुका है कि 53वां वर्ण जोड़ लिया गया। 53वां कौन सा है, विशिष्ट श्रेणी बनाइए, वो लिख लीजिए पहले, विशिष्ट श्रेणी करके एक और अलग पार्ट जोड़ा गया और उसमें एक व्यंजन जोड़ा गया। उस व्यंजन का नाम है ळ। क्या है, ळ। ये याद रखना, जो ल जैसे आकृति का दिखा देता है उसकी बात है ळ ळ ळ ळ। क्या बोलेंगे, ळ बोलेंगे। तो कितने हो गए अब, 53 हो गए। इस समय हिंदी वर्णमाला में 53 वर्ण है। हालांकि नहीं, बहुत सारी अभी जो एग्जाम मान के चलिए अगला 1-2 साल 52 ही आंसर मान के चलेगी। क्यों मान के चलेगी, क्योंकि लंबे समय से 52 ही रहा है, और ऐसे में जो प्रश्न पिछले समय से चला आ रहा है वो क्या है, अगर पेपर सेटअप करने वालों को ये पता नहीं है, वो अपडेट नहीं है, तो क्या करेगा, वो वही पुराना प्रश्न उठा के डाल देगा, क्योंकि उनको ये पता है कि हिंदी में तो करंट अफेयर
नहीं होता है, करंट अपडेट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर 44 तो ये हो गए। अब 52 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और भी जोड़ना पड़ेगा। तो 44 में हम और भी वर्ण जोड़ेंगे। 44 में 2 तो ये जोड़ लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। अभी कितने चाहिए, 4 तो इधर और 2 उधर, यानी कि 6 और चाहिए। अब 6 में से जो आपके संयुक्त व्यंजन बचे हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। कितना हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और इसके बाद में 2 क्या है, जो हमारा आयातित वर्ण है या हिंदी के गढ़े हुए वर्ण है, कौन सा, अढ़ अढ़, अढ़ और अढ़, द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं हम, द्विगुण व्यंजन। ये कैसे, क्योंकि अढ़ और अढ़ है हमारे पास, यहां पर मैं अढ़ अढ़ जो है, अढ़ अढ़ जो है, ये आपसे 2 और अलग से आता है, ढक्कन का, जिसे हम ढक्कन कहते हैं, उसकी जगह ये बिंदी वाला, ये 2 और आते हैं, तो इनको भी जोड़ लीजिए आप। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 52 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। तो कुल कितने थे, 52 थे। लेकिन अब 52 में हमने क्या किया है, एक और कौन सा जोड़ लिया है, अभी एक और जोड़ा है, विशिष्ट श्रेणी ड़। क्या जोड़ा है, ड़। ध्यान से देख लीजिए, ऐसा बनेगा, ये ऐसे 2 गोले बनाइएगा, फिर ऐसे लाइन खींचेगा और ये शिरोरेखा। तो ये ल आकृति जैसा जो दिखाई देता है वो ये बनाया गया कुल करणी को शुद्ध लिखने के लिए। ध्यान दीजिए, जो कुल करणी पहले ऐसे लिख दिया जाता था, ये गलत था, कुल करणी ये गलत था। तो इसका जो सही रूप, शुद्ध रूप जो आया है वो क्या है, कुल करणी का शुद्ध रूप का अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान से लिख लीजिए कुल करणी, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध आपसे पूछता है, ऐसे में आपको दुविधा ना हो। कुल करणी ऐसे लिखा जाएगा, मतलब ल की बजाय ड़ लिखा जाएगा, ल की बजाय ड़ लिखा जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंगारे बरसना मुहावरे का अर्थ है कड़ी धूप होना, असहनीय पीड़ा होना, अंगारों की वर्षा होना, कठिन परिश्रम करना। अंगारे बरसना यानी कि सूर्य की रोशनी, जो किरणें हैं जो आ रही हैं वो कड़ाके की धूप है, महिमा में धरती को गर्म करके आग में सेकते हुए आप कहीं भी कुछ रखिए वो गर्म हो जाए, उस तरीके की धूप है। इस मुहावरे का प्रयोग है कि अत्यधिक गर्मी का होना या चिलचिलाती धूप के लिए प्रयोग इसका किया जाता है। जब जेठ, जेठ किसे कहेंगे, जो मई और जून का महीना है, में भीषण गर्मी पड़ती है, तब कहा जाता है कि आसमान से आग या अंगारे बरस रहे हैं। उदाहरण के लिए आज दोपहर में तो बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि मानो अंगारे बरस रहे हो, आज नहीं निकलना बाहर, ये बात याद रखना। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके समक्ष है, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, इसलिए हमेशा याद रखना अपने घर का रहस्य किसी बाहरी व्यक्ति को पता ना चले, क्योंकि ये घातक होता है, बहुत खतरनाक। अर्थ की बोधक लोकोक्ति है, यानी कि इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि इन विकल्पों से कौन धारण कर रहा है, घर खीर को बाहर खीर, घर का भेदी लंका डाय, याद आ रहा है, घर का भेदी घातक। अरे विशेषण जानता था रावण के बारे में, कहां कहां जाएगा कैसा होगा, तो वह घर का भेदी बना था, उसके लिए कहावत गढ़ी गई है, घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो लंका की बात विशेषण जी को लेकर आ गए हैं। घर का भेदी लंका डाय, लंका का विनाश अगर हुआ तो उसमें विशेषण का वहां पर होना आवश्यक था। राम अगर युद्ध जीत पाए तो उसमें विशेषण किसके घर है, लंका, यानी कि रावण के घर है। रावण के बारे में प्रत्येक बात वो जानते थे कि रावण कब कहां क्या करता है कैसे जाता है, वो हर एक बात कौन बता रहा है, विशेषण बता रहा है, सॉरी विभीषण, विभीषण विशेषण बोल रहा हूं मैं। यह लोकोक्ति रामायण के संदर्भ में देखो लिखे हुआ है, रामायण के संदर्भ में से है, जहां इनका जो घर है, घर का भेदी कौन बनता है, विभीषण, रावण का भाई विभीषण होता है। रावण के रहस्यों को बताने के लिए के कारण लंका का पतन हुआ, लंका का नष्ट हुई। आपसे फूट या घर के व्यक्ति द्वारा शत्रु को भेद देना विनाशकारी, यहां पर ना आएगा विनाश, विनाशकारी, विनाशकारी होता है। अन्य विकल्प जो कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यह क्या है, अपनी चीज का महत्व न समझना, अपनी चीज का महत्व न समझना। अगला जो आपके समक्ष
प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण है, यह आपसे पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है। जाना, देवता, सुंदर और कौन। अब विशेषण क्या करता है भाई, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा, संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेगा भाई, विशेषता बताएगा, सर्वनाम की विशेषता बताएगा। कौन बता रहा है यहाँ पर विशेषता, विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर कौन है, सुंदर जो शब्द है वह विशेषता बता रहा है। सुंदर एक गुणवाचक विशेषण है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। जाना यानी कि क्रिया, कहीं जाने का कार्य कर रहे हैं, वहां के लिए क्या हो रहा है, क्रिया हो रही है, वर्ब है। देवता, देवता क्या है, मतलब किसी का नाम है, और नाम यानी कि देवी देवता भगवान कोई भी है तो उसका नाम है, और नाम है तो क्या है, वह संज्ञा है, याद रखना। कौन, कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, और सुंदर विशेषण है, एडवर्ब है। ये बात तो आपको विदित होगा ही। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। किस सर्वनाम का उदाहरण है, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों पुरुष, उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों, अन्य पुरुष, बताइए। तो यहां मिलेगा उत्तम पुरुष, मुझे खुद के लिए प्रयोग हो रहा है। उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, मुझे उत्तम पुरुष का उदाहरण है, क्योंकि यहां वक्ता यानी कि बोलने वाला खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर देखा जाए तो आपको मिलेगा उत्तम पुरुष में, हम, मुझे, हमारा, हम लोग, ऐसे, यानी कि हम लोग बहुवचन हो जाएगा तो अन्य में जाएगा, फिर भी याद रखना। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप, ऐसे दिख जाए तो क्या हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा। और अन्य पुरुष यह, वह, ये कार्य करना है आपको, ये, वे लोग जा रहे हैं, ये लोग आए हैं, वह लोग वहां जाएंगे, वह, यह इंसान ये कार्य करेगा, ऐसा जो हमने निर्धारण किया है ये क्या होगा, आपके पुरुष में आ जाएगा, अन्य पुरुष में। ठीक है, अगला प्रश्न है 150वें नंबर का, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित तो निर्वास में क्या प्रत्यय लगा है, निर्वास में जो आपका इत प्रत्यय लग गया है, क्या लग गया है, इत प्रत्यय लग गया है, छोटी ई, तो यहां क्या बनना चाहिए, आपका इत प्रत्यय लगेगा, विकल्प नंबर 1 निर्वासित। शब्द में मूल शब्द जो है निर्वास है और इत प्रत्यय है, जहां इत प्रत्यय लगने से अंत में ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है, पता ही चल रहा है। यहां पर एक शब्द और है क्या, अच्छा और प्रयोग करके दिखाया है इन्होंने कि इत का जो प्रयोग है और कौन कौन से, ये भी लिखा हमने, क्या क्या लिखा है, हर्षित, यहां पर बिंदी नहीं आएगी, ये बिंदी गलती से आ गई, हर्षित, शिक्षा, शिक्षित। अब यहां देखना शिक्षा का शिक्षित बनेगा, क्योंकि यहां पर आ की मात्रा थी लेकिन ई के जोड़ने से वह छोटी ई की मात्रा लग जाएगी। शिक्षा जो कि विद्या प्राप्त करते हैं, और शिक्षित यानी कि शिक्षित व्यक्ति। ये रही आज की हमारी सभी प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि 23 अगस्त 2024 में पूछे गए सेकंड शिफ्ट के सारे प्रश्नों को हमने किया जाना। नॉन स्टॉप क्लास चली, बिना रुके पूरी क्लास को हमने पढ़ा। अब बारी ये है कि आपको थोड़ा सा और अंत तक सुनना, पीडीएफ कहां से मिलेंगे और कौन कौन सी एग्जाम की क्लासेस यहां चलती हैं। तो हमारे यहां पर एसएससी, यूपी स्टेट, एमपी स्टेट, राजस्थान स्टेट, जो अदर स्टेट की भी एग्जाम्स है उनके लिए भी, क्योंकि हिंदी सभी में कॉमन आती है, सभी जगह यूज होगी। और रेलवे जहां जीएस कॉमन होता है, मैथ्स कॉमन होता है। या आप पीएससी, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे साथ जुड़ करके, यज्ञ विद्या के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को चारों चांद लगा सकते हैं और इसे शिखर पर पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इस क्लास का पीडीएफ, लिंक, अपडेट सब कुछ का मिलेगा तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या रहती है या हमारी रोजाना जीके करंट अफेयर के लिए जुड़ना हो तो इंस्टाग्राम है और ट्विटर है, ये हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल है जिस पर आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप भी है, वेबसाइट भी हमारी है, उस पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी सहायता कर सकते, मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी का कि आपने क्लास को वॉच किया, देखा और पूरी तरीके से दृढ़ता के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।